हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलर जंक्शन में स्वागत करती हूं। और आज हम बात करेंगे हमारे बीएनएस के 12 नंबर के चैप्टर की, जो कि हम एपीयू के क्विक रिवीजन में कर रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। साथ में ही जिन्होंने अभी तक ये रिवीजन हमारे साथ शुरू नहीं किया है वो जाके क्या कर सकते हैं, रिवीजन शुरू कर सकते हैं। आज अपनी 12th क्लास है तो इसका मतलब 11 क्लासेस पहले हो चुकी। तो जिन्होंने अभी तक उन 11 क्लासेस को नहीं देखा है वो फटाफट से अपना क्विक रिवीजन करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, यानी कि वीडियो को पूरा देख के अपना रिवीजन शुरू करेंगे। बीएनएस हमारे कंप्लीट होने पे है, इसके बाद जस्ट हम बीएनएस से शुरू करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं देखा है, चैनल पे नहीं आए हैं, एपीओ का रिवीजन शुरू नहीं किया है, उनको जल्दी से जल्दी रिवीजन शुरू करना चाहिए, क्योंकि जस्ट 20 डेज में हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले बात करता है छल की, यानी कि चीटिंग की। क्या बात कर रहा है, देखो ऐसे बोल रहा है छल के विषय में प्रावधान, यानी कि चीटिंग के विषय में जो भी प्रोविजन है वो 318 और 319 में दे रखे हैं। यानी कि हमको दो सेक्शन पढ़ने हैं, 318 और 319। के बाद हम चीटिंग कर पाएंगे। मतलब चीटिंग कब होगी, जब 318 और 319 के प्रोविजंस जो होंगे वो कवर हो जाएंगे। सबसे पहले देखो बीएनएस कहता है सेक्शन है 318 और आईपीसी का है 415। आईपीसी का है 415 क्योंकि हम साथ में आईपीसी को लेके चल रहे हैं। एपीओ में ना केवल बीएनएस आ रहा है बल्कि उन्होंने पुराने लॉ को भी नहीं छोड़ा है, आईपीसी को भी साथ में लेके चला है। तो अगर हमको बाय वन गेट वन ऑफर मिल रहा है तो हमको जरूर फायदा उठाना चाहिए। तो 318 तो हमारा आता है बीएनएस का और 415 आता है हमारा किसका, आईपीसी का। क्या बोल रहा है, छल यानी कि चीटिंग। जो कोई भी, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति कौन हो गया, ए नाम का व्यक्ति हो गया बी नाम के व्यक्ति से क्या करता है, प्रवंचना करता है, यानी कि उसको विश्वास दिलाता है, कोई काम करने के लिए कहता है। कैसे कि भाई कोई भी चीज कहेगा, जैसे एग्जांपल लीजिए कि ए के पास है कुछ हीरे, बहुत अच्छे हीरे हैं, बिल्कुल कैसे लग रहे हैं, डायमंड जैसे हैं बिल्कुल, कि भाई ये बहुत कीमती बेशकीमती हीरे हैं, ठीक है। वो उनको दिखाता है, लेकिन वो बेशकीमती हीरे ना होकर के क्या होते हैं, कांच के टुकड़े होते हैं या कोई और जो होता है, कोई और नग वगैरह होता है, लेकिन वो हीरे नहीं है मतलब। लेकिन उसको क्या करता है, प्रवंचना करता है, उत्प्रेरित करता है, उसको दिखाता है कि देखिए चमकती हुई जो चीज़ है ना, ये हीरे हैं, ये इतने करोड़ रुपए के हैं, जबकि वो करोड़ों रुपए के नहीं, हजारों रुपए के या फिर कोई कांच वगैरह हो सकते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होगा, ठीक है, कांच के टुकड़े हो गए, उनको इस तरीके से दिखाता है। और क्या कहता है कि भाई तू ये गिरवी रख ले, या इनको बेचता है और फिर उससे क्या करता है, धन प्राप्त करता है, यानी कि उसको कहता है कि तो तू मेरे को धन उधार दे दे, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन क्या मैं अपने पास से लेके आई हूँ, नहीं, बिल्कुल आपके जो बेयर एक्ट है उसमें ये इलस्ट्रेशन है। अगर आप साथ के साथ बेयर एक्ट के इलस्ट्रेशन देखते हुए चलेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एपीओ होता है उसमें डायरेक्टली क्या होता है, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आप क्या करेंगे, ये सेक्शन पढ़ते ही इसके इलस्ट्रेशन को देख लेंगे। तो चलिए क्या बोल रहा है कि ए नाम का व्यक्ति है बी नाम के व्यक्ति को प्रवंचना कारित करता है कि भाई ये जो कांच जैसी चमकती चीज है ये कांच नहीं है, हीरा है ना, लेकिन वो वास्तविकता में क्या होता है, वो कांच के टुकड़े होते हैं। तो क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति से, यानी ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति से प्रवंचना कर, उसको क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, किस चीज के लिए, कि ये हीरे खरीद ले और इसको क्या दे दे, धन उधार दे। तो या फिर उसका इंटेंशन क्या होता है, कपट पूर्वक, यानी उसके साथ कोई कपट करने का आशा होता है, या बेईमानी से करता है, उसको विश्वास उत्प्रेरित करता है कि भाई ये चीज सही है, तुम ये चीज कर लो। तो फाइनली हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को इसे इस प्रकार प्रवंचित किया है, कपट पूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। क्या उत्प्रेरित करता है, क्या काम करने के लिए उत्प्रेरित करता है, संपत्ति देने के लिए उत्प्रेरित करता है। यानी कि उसको कहता है कि भाई ये जो काम है, जैसे ए ने बी को कहा कि ये जो हीरे हैं ये हीरे हैं, जबकि वास्तविकता में क्या है, कांच के टुकड़े, और कांच के टुकड़ों के लिए क्या कहता है, तू मुझे धन उधार दे दे, धन उधार दे दे, यानी कि इससे पैसा उधार लेना चाहता है। तो क्या बोल रहा है कि एक नाम व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को प्रवंचना कर, ऐसा करता है कि वो उससे प्रवंचना से प्रेरित होकर कपट पूर्वक या बेईमानी से, यानी उसका इंटेंशन कैसा है, कपट पूर्वक है और बेईमानी पूर्वक है, और उसको कहता है कि संपत्ति परिदत्त कर दे, या फिर किसी व्यक्ति को संपत्ति रखने हेतु सम्मति देने के लिए उत्प्रेरित करता है कि ये हीरे क्या करता है, तू रख ले,
ठीक है, कि थोड़े दिन के लिए तू रख ले, गिरवी रख ले, जो कुछ भी होता है वो संपत्ति के पास उसको रखने के लिए कहता है, और फिर उसको कहता है कि भाई तू उसके बदले मुझे धन उधार दे दे। ठीक है, कोई कार्य करने या ना करने का लोभ करने के लिए उत्प्रेरित करता है कि भाई ये जो हीरे है तू रख ले, लेकिन तू क्या होगा, मुझे है ना वो जो सरकारी नौकरी लग रही है ना उसमें मेरी हेल्प करवा दे। वो जो पेपर है ना, जैसे आप देखते हैं पेपर बिकने वाला भी, नीट वाला कितना केस हुआ था, तो अब नीट का उदाहरण ले लो, वो तो एग्जाम हो चुका है, उसके बारे में बोल रहा है कि जैसे कि मान लीजिए उसके पास कोई पैसे वैसे हैं, धन वगैरह है, बोले कि ये 5 लाख रुपए रख ले, जब तेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, तेरे बेटे का नाम रिजल्ट में आ जाए, तब तू मेरे से आगे बात करना। तो वो उसको क्या करता है, छल करता है, तो किसका प्रलोभन देता है कि भाई पास कराने का प्रलोभन दे रहा है। तो उसको क्या कर रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है, प्रवंचना कारित कर रहा है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो तेरे को पेपर अवेलेबल करवा सकता हूं, लेकिन वास्तविकता में उसके पास क्या है, पेपर अवेलेबल करने के कोई साधन नहीं है, और ऐसे कोई साधन होते भी नहीं है। ये लोग बिना बात के जुगाड़बाजी बैठा के ऐसी व्यवस्थाएं कराते हैं, लेकिन इनका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता, बिना बात के फंसते ही हैं, जेल वगैरह जाते रहते हैं। और आपको तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन वाला एक्ट हमारे पास है एपीओ के एग्जाम में, तो जिन्होंने अभी तक उसको नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं। अपना यानी कि डीलो जंक्शन की तरफ से भी ये क्लास अवेलेबल है, हम इसको दोबारा इस वाली क्लासेस में जब क्विक रिवीजन लेंगे तब करेंगे, पर जब हमारे पास मैटर अवेलेबल है तो आप क्यों नहीं फायदा उठा रहे हैं। आज ही जाके आप डीलो जंक्शन पर जैसे ही सर्च करेंगे एग्जामिनेशन वाला एक्ट, तो आपके पास क्या होगा, वो एक्ट आ जाएगा, और हमने वो प्रिपेयर कर रखा है। ठीक है, तो ये ऐसे बोल रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को किसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, किसको प्रवंचित किया है, यहाँ पर बी को, क्या करता है, इसको कपट पूर्वक या बेईमानी से संपत्ति परिदक यानी कि देने के लिए कहता है, किसी व्यक्ति को संपत्ति रखने हेतु सम्मति देने के लिए कहता है, कोई कार्य करने या ना करने के लिए कहता है कि भाई या तो ये काम कर, या तो मुझे पेपर अवेलेबल करा, या उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को जेल में फंसा दे, या मुझे उस मेरे ऊपर कोई केस वगैरह नहीं हो, ये काम तू कर दे। ऐसा करने के लिए उस कार्य या लोभ से शारीरिक मानसिक ख्याति या संपत्ति का नुकसान हो, यानी उस व्यक्ति ने कोई कार्य किया तो उससे उसकी कौन सी हानि हो रही है, शारीरिक हानि हो रही है, या मानसिक, या ख्याति यानी कि जो हमारी रेपुटेशन वगैरह होती है उसको नुकसान हो रहा है, या किसी प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, तो वो यहाँ पर ये बोल रहा है ऐसा काम करने के लिए करता है तो वो छल करता है कहा जाता है। प्रवंचना का मतलब क्या होता है, तथ्यों को छुपाना। एक फाइनल इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। ए नाम का व्यक्ति है, यहाँ से इरेज कर लेते हैं, तो ये कहता है इसको कि भाई तू क्या कर, ये हमारा काम कर दे। कौन सा काम कर दे, उत्प्रेरित करता है, छल वगैरह करता है, लेकिन वास्तविकता में क्या इसका पद है, बिल्कुल नहीं। ये क्या करता है, बी नाम के व्यक्ति को बोलता है जाकर कि मेरा जेडीएम में पद है, कोई सरकारी पद पर कार्यरत हूँ, मैं कोई ऑफिसर पद पर हूँ, मैं तेरा जो भूमि से रिलेटेड काम है, तेरा लैंड से रिलेटेड काम है, वो मैं तेरा करवा दूंगा। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, वो काम नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, कहता है भाई तू, मैं तेरा बाद में ये काम करवा दूंगा, लेकिन आज मुझे पैसे की जरूरत है, तू मुझे धन उधार दे दे। ये इलस्ट्रेशन कहाँ पे दिया गया है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। कौन से सेक्शन का, 318 का, यानी छल के विषय में जो प्रावधान पढ़ रहे हैं उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 कह रहा है कि भाई जो सरकारी पद पे कोई व्यक्ति है ना, वो सामने वाले व्यक्ति को दिखा रहा है कि मैं सरकारी पद पर हूँ और तुम मुझे धन उधार दे दो। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में वो सरकारी पद पर नहीं है, वो उसका कोई काम नहीं कर सकता है, लेकिन वो सामने वाले को प्रवंचना कारित करता है। उसका इंटेंशन क्या है, कपट पूर्वक है और बेईमानी का है, और सामने वाले व्यक्ति से क्या प्राप्त करना चाहता है, वो धन प्राप्त करना चाहता है। ये बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वो छल कारित करता है। प्रवंचना का क्या मतलब होता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। प्रवंचना का मतलब होता है तथ्यों को छुपाना, यानी सामने वाले व्यक्ति से तथ्य छुपाए जा रहे हैं। जैसा कि नगो वाले मामले में क्या हुआ था, व्यक्ति तथ्य छुपा रहा था। कौन से तथ्य, कि वो कांच के टुकड़े थे जिसको कि वो करोड़ों के हीरे बता रहा था। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं सरकारी पद पर हूँ, जेडीए पे एक बहुत ऊंचे पद पर हूँ, लेकिन वास्तविकता में क्या वो पद धारण करता है, नहीं करता, तो वो अपने तथ्यों को छुपा रहा है। या मान लीजिए वहाँ कोई बाबू बाबू है और बोल रहा है मैं तो वहाँ पे ऑफिसर हूँ, तो वो क्या कर रहा है, तथ्य छुपा रहा है, और क्या प्राप्त करना चाहता है, धन प्राप्त करना चाहता है। सामने वाले व्यक्ति को क्या हो रहा है, संपत्ति का नुकसान हो रहा है, तो उसने क्या किया, छल कारित किया। छल को कहाँ पर पढ़ेंगे, बीएनएस का सेक्शन 318 और 319, जबकि जब हम आईपीसी में जाएंगे तो 415 में आता है। समझ में आ गई होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आईपीसी का सेक्शन है 417 वो बात करता है छल के दंड की, यानी चीटिंग के लिए जो पनिशमेंट दिया जाता है वो, जबकि 318 का क्लोज नंबर 2 बात करता है चीटिंग के पनिशमेंट। क्या बोल रहा है, दोनों में से किसी भांति का कारावास जो कि 3 वर्ष तक का हो सकेगा,
प्लस फाइन से दंडित किया जाएगा। क्या बोल रहा है कि जो छल है यानी चीटिंग का जो पनिशमेंट होगा वो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा। इतनी बात पढ़ के हम आगे चलते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो पढ़ने की चीज कौन सी थी, इसकी डेफिनेशन थी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है, किसी भी तरीके का डाउट है, तो वीडियो आपके पास अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हैं, हल्का सा पीछे जाके देखेंगे और आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए आगे। सेक्शन नंबर 418 बोलता है इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित करने के लिए अपराधी आबद्ध है। क्या बोला यहाँ पर कि इस इंटेंशन यानी कि इस नॉलेज के साथ व्यक्ति छल करता है। छल करता है मतलब सेक्शन 318 करता है कि भाई सामने वाले व्यक्ति को सदोष हानि हो। सदोष हानि क्या होती है, जब हमने डेफिनेशन नंबर का क्लोज किया था, डेफिनेशन क्लोजेस वगैरह किए थे, तब हम पढ़ के आए थे सदोष हानि क्या होती है, सदोष लाभ क्या होता है। अगर आपने वो लेक्चर देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से सेक्शन लिख दीजिए कि सदोष हानि और सदोष लाभ का सेक्शन कौन सा है। सदोष हानि क्या होती है कि कोई जो लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो कोई और है, लेकिन उसको क्या दी जा रही है, हानि दी जा रही है। तो क्या बोल रहा है, इस नॉलेज के साथ चीटिंग करना कि सामने वाले व्यक्ति को हानिकारित हो जाए, और हानि भी कैसी होगी, सदोष हानि हो, और व्यक्ति जानता है कि भाई इससे क्या होगा, लाभ प्राप्त करना इस व्यक्ति का कर्तव्य है कि भाई उसको लाभ दिया जाए। ठीक है, अधिकार है उसका कि भाई इस व्यक्ति को लाभकारित होना ही चाहिए, और लेकिन उसको क्या की जा रही है, सदोष हानिकारित की जा रही है। तो फिर कहा जाएगा कि सेक्शन 418 आ गया है यहाँ पर। अब देखो क्या बोल रहा है, इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। जनरल पनिशमेंट क्या था, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। लेकिन इस इंटेंशन के साथ आप छल कारित करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को, जिसको कि सदोष लाभ होना चाहिए था, सदोष हानिकारित हो रही है, तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आ जाइए आईपीसी का सेक्शन 420, क्योंकि आप जानते हैं 420 है, वो यहीं की बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो सेक्शन है वो है 318 का क्लोज नंबर 4। क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है छल करना और संपत्ति को परिदत्त करना। जो कोई छल यानी कि चीटिंग करेगा, प्रवंचित करके बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि कोई संपत्ति परिदत्त करे, किसी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी को हस्तांतरित मुद्रांकित करे, उसे रच दे, परिवर्तित कर दे, नष्ट कर दे, तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया। क्या बोल रहा है, देखो कि 420 नंबर का सेक्शन जो आईपीसी का है वो ये बोल रहा है कि जो कोई भी छल करेगा, छल मतलब जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे 318 के अंतर्गत, तो वो बोल रहा है जो कोई छल करेगा या प्रवंचित करके बेईमानी से उसको क्या करेगा, उत्प्रेरित करके कोई संपत्ति परिदत्त, यानी कि कोई, जैसे कि मान लीजिए किसी का कोई प्लॉट है, वो प्लॉट परिदत्त करने के लिए कहेगा, या फिर क्या कहेगा, कोई मूल्यवान प्रतिभूति है, कोई विनिमय पत्र वगैरह है, कोई चेक वगैरह है, कोई इस तरीके की कोई उसकी मूल्यवान प्रतिभूति है या कोई भी चीज है, उसको हस्ताक्षरित करेगा यानी कि उसको साइन करेगा, मुद्रांकित यानी कि सील वगैरह लगाएगा, और इस तरीके से परिवर्तित कर देगा कि सामने वाला व्यक्ति समझे कि वो किसी अन्य की है, यानी कि उस खुद की व्यक्ति की है। यानी उदाहरण देखिए, ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से बेईमानी से प्रवंचित करता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति ये सोचे कि वो बी की संपत्ति नहीं है, ए की संपत्ति है, इस तरीके का उसको कन्वर्ट करवा देता है। तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आई बात समझ में। सबसे पहले छोटा पनिशमेंट आया 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। फिर इस नॉलेज के साथ किया गया कि भाई सामने वाले को सदोष हानिकारित हो जाए तो 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। फिर छल करना और संपत्ति परिदत्त करने की बात की गई, जो 420 आती है हमारी, उसमें क्या कहा गया था कि 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब बढ़िए सेक्शन नंबर 319 के ऊपर। सेक्शन 319 क्या बोल रहा है, कह रहा है सेक्शन आता है हमारा 319, सेक्शन नंबर आता है हमारा 319, और आईपीसी का कौन सा सेक्शन आ जाएगा, 416। आईपीसी का आ जाएगा 416। क्या बोलता है, जो कोई व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति का उपदेश करता है जो वास्तविक नहीं है, यानी कि ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति का उपदेश करता है। उपदेश करना का क्या मतलब, ये ऐसे जाहिर करता है कि भाई ये क्या है, बी है। ठीक है, समझ में आई बात, कि ए नाम का व्यक्ति मतलब दुनिया में ये दिखाता है कि मैं बी हूं। समझ गए आप, ए नाम का व्यक्ति दुनिया में ये दिखाता है कि मैं बी हूं, क्योंकि वास्तविक में नहीं है, ये क्या है, ए है, बी नहीं है, ए है। उस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करता है, जैसा कि मैंने बोला। ठीक है,
इस तरह का व्यपदेशन करता है कि वह या अन्य व्यक्ति वास्तव में उससे भिन्न व्यक्ति है, यानी कि जो बी है ना वो बी नहीं है, वो तो सी है, ऐसे दिखाता है कि जो ए बोलता है कि ये मैं ए नहीं हूं, मैं बी हूं, और बी जो है ना वो बी नहीं है, सी है, ठीक है, मतलब वो इस तरीके से रचना करता है। तो क्या बोल रहा है, जिसका प्रतिरूपण किया गया है वह वास्तविक या काल्पनिक भी हो सकता है। वास्तविक या काल्पनिक का मतलब रियल भी हो सकता है या फेक भी हो सकता है। मान लीजिए बी नाम के व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और फिर भी ए क्या कहता है, वो अपने आप को बी, जैसे राजू राजा से कनेक्ट करते हैं। एक व्यक्ति है, ए को देखो, इसका नाम है राजा और बी का नाम है राजू, ठीक है, जबकि वास्तविक में राजू नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये जो राजा नाम का व्यक्ति है जो कि है ए, ये अपने आप को प्रवंचित करता है कि मैं राजा नहीं हूँ, राजू हूँ, ठीक है, जबकि वास्तविक में राजू नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो इस तरीके से कोई प्रवंचना करता है, इस तरीके से किया जाता है कि भाई किसी और का नाम लेके आप काम कर रहे हो तो क्या होगा, आपने क्या किया है, प्रतिरूपण द्वारा छल किया है, ठीक है। एक कॉइन से भी समझ सकते हो इसको, कि जैसे ये कॉइन है, ये 20 रुपए का कॉइन है, लेकिन ये इसको क्या करता है, ये ऐसे ऐसे करके 20 का कॉइन बना, तो ये वास्तविक में ये वाला 20 का सिक्का थोड़ी ना चलता है, ये वाला 20 का सिक्का चलता है। तो इसने क्या किया, प्रतिरूपण द्वारा छल कर लिया। बेसिकली आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए कि प्रतिरूपण द्वारा छल को कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो 319 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। कितना कारावास मिलेगा, 5 वर्ष तक का कारावास और 1 वर्ष तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, यानी कम से कम 1 वर्ष 5 वर्ष इतना पनिशमेंट दे रखा है इसका, ठीक है। तो आप इसका पनिशमेंट एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, बल्कि हमारे लिए जो बेसिकली यहाँ पर पढ़ने की चीज है वो बता रखी है कि प्रतिरूपण द्वारा छल कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो 319 में। छल को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, 318 के अंतर्गत, ठीक है। पनिशमेंट क्या होता है, सबसे कम पनिशमेंट होता है 3 वर्ष का कारावास जुर्माना, फिर 5 वर्ष का कारावास जुर्माना, फिर 7 वर्ष का कारावास जुर्माना, यहाँ पर 5 वर्ष का कारावास जुर्माना। अधिकतम दंड को हम क्या करते हैं, कंसीडर ज्यादा करते हैं, तो वो वाली बात है। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 320 से 320। चलिए अब बात करते हैं हम आगे के प्रोविजंस के बारे में। देखिए जो ये वाले सेक्शंस हैं ये वन लाइनर सेक्शन है, जिनको कि हम रीड करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेक्शन हैं। तो फाइनली जब हम इनकी बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति के व्ययनों के विषय। कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है, 320 से लेके 323 तक। आईपीसी का है 421 से 424 तक। देखिए वन लाइनर सेक्शन है, यानी कि इनको रीड करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले वाले सेक्शन को देखिए 320 क्या बोल रहा है कि वही सेक्शन है जो है 421 किसका, आईपीसी। क्या बोल रहा है, लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्ण आचरण या छिपाना। क्या बोला जा रहा है कि भाई जो लेनदार होते हैं उनमें जो भी वितरण वगैरह करने हैं उनके लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक उसको छिपाया वगैरह जा रहा है, तो दोनों में से किसी भांति का कारावास यानी कि कठिन और सादा कारावास 6 माह से कम नहीं, जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा, यानी कम से कम 6 वर्ष और 2 वर्ष अधिकतम हो सकता है, ठीक है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर आता है बीएनएस का सेक्शन नंबर 321 जो कि है आईपीसी का 422। देखिए यहाँ पर एक सेक्शन बढ़ गया, एक नंबर बढ़ गया, 3 का 4 हो गया, 21 का 22 हो गया। आपके लिए ट्रिक रह सकती है, आप याद कर सकते हैं। ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर बोलता है सेक्शन नंबर 322 जो कि है आईपीसी का 423, अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्निविष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, रीड ओनली सेक्शन है, लेकिन हम कुछ छोड़ नहीं सकते, इसलिए इसको पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सेक्शन 323 क्या बोल रहा है, वही सेक्शन है जो है 424 ऑफ आईपी। संपत्ति का बेईमानी से कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ये वाले ऐसे सेक्शन है जिनको कि आप रीड करके आगे बढ़ सकते हो बिना किसी देरी के। वो सेक्शन है जिनको कि आप बिना किसी देरी के रीड करके आगे बढ़ सकते हो बिना कोई समय को खपाए। ठीक है, अब आइए, अब ये बोल रहा है बीएनएस का सेक्शन है 324 जो कि है हमारे आईपीसी का 425। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से देखते हुए चलिए। ठीक है, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या बोल रहा है, सेक्शन नंबर 324 वही सेक्शन है जो 425 है किसका, आईपीसी का। क्या बोल रहा है, रिष्टी यानी कि मिसचीफ। मिसचीफ का क्या मतलब होता है, किसी संपत्ति को नष्ट करना एक तरीके से। कैसे होगा देखो, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे।
तो जो कोई इस आशय से यानी कि कोई भी व्यक्ति इंटेंशन के साथ लोग यानी कि पब्लिक या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, ठीक है। कैसे कर सकता है कि भाई मेरी बाइक खड़ी है घर के बाहर आते हैं कुछ लोग और आके मेरी बाइक को धमाधम तोड़ने लग जाते हैं। तो क्या किया उन्होंने, तोड़ के भग जाते हैं, उनका कुछ नहीं है, बस आए तोड़फाड़ करी और तोड़ ताड़ के चले गए। तो उन्होंने क्या किया, रजिस्ट्री कारित करी। या मान लीजिए कोई पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस में क्या करा, ऐसे आके बम फटाके फोड़ के चले गए। उन्होंने क्या किया, भाई लोक में उत्ताप मचाने के इरादे से उसने क्या किया, वहां पर रजिस्ट्री क्रिएट। तो ये बोल रहा है कोई इंटेंशन के साथ कि भाई सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाए, डर जाए, भ्रमित हो जाए। तो क्या कर रहा है इस इंटेंशन के साथ कि पब्लिक को या किसी पर्सन को, यानी कि किसी पब्लिक को या किसी प्लेस को या किसी पर्सन को क्या हो, हानि या नुकसान कारित करे, किसी की संपत्ति को नष्ट करे। संपत्ति कौन सी थी, मेरे घर के बाहर बाइक खड़ी है मेरी, तो वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी को नष्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसकी स्थिति में बदलाव करे। मान लीजिए वो सीधी खड़ी है, ठीक है, उसको आते हैं और गिराकर चल जाते हैं, जिससे क्या होता है, उसका पेट्रोल वगैरह लीकेज करने लग जाता है। क्या किया, उसकी स्थिति में बदलाव किया, उससे क्या हुआ, नुकसान कारित हो गया। उसके बाद जिससे उसकी उपयोगिता या मूल्य कम हो गया। भाई पेट्रोल निकल गया तो वो गाड़ी मेरे किस काम की है, मुझे तो जाके किसी से कहना पड़ेगा, अरे भाई तू मेरी गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल डाल दे, तभी ये बात आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो ये गाड़ी तो पड़ी है यहाँ पर। फिर क्या कर रहा है, इंटेंशन के साथ पब्लिक को या किसी व्यक्ति को नुकसान कारित कर रहा है, हानि कारित कर रहा है, उसकी संपत्ति को नष्ट कर रहा है, संपत्ति में बदलाव कारित कर रहा है। उस बदलाव से क्या हो रहा है, उसका मूल्य कम हो रहा है। अब आप देखिए उस पर क्षति प्रभाव पर क्या पड़ रहा है, क्षतिकारक प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि उसको क्या हो रही है, क्षतिकारक। भाई मेरी बाइक से पेट्रोल निकल गया, मुझे अर्जेंट कहीं जाना था तो मुझे तो नुकसान ही हुआ ना। मान लो मेरी तो करोड़ों की डील होने वाली थी, मैं मेरी बाइक पे बैठ के जाती, करोड़ों की डील के लिए जाऊंगी तो कार में जाऊंगी, लेकिन कारण हमारे समझने में क्या जा रहा है, तो मेरी बाइक पे, मुझे तो बाइक से बहुत कंफर्टेबल है, मैं बाइक पे बैठ के जाना चाहती, तो मेरी तो करोड़ों की डील थी जो कि खराब हो गई, मैं टाइम पे नहीं पहुंची, उन्होंने वो किसी और को दे दी, किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर, तो क्या हुआ, मुझे हो गई क्षतिकारक। तो इसीलिए बोल रहे हैं रजिस्ट्री कैसे कारित होगी, जो कोई इंटेंशन के साथ पब्लिक को या पर्सन को कोई हानि नुकसान कारित करता है। इससे क्या होता है, उसकी संपत्ति को नष्ट करता है। संपत्ति का क्या करता है, इस तरीके से नष्ट करता है कि उसका जो मूल्य होता है वो कम हो जाता है, या फिर उसकी स्थिति में बदलाव करता है। उसकी स्थिति में बदलाव करने से क्या होता है, उसको क्षति कारित होने से क्या होता है कि रजिस्ट्री कारित हो जाती है। रजिस्ट्री क्या होती है, मिस्ट्री। आई बात समझ में, तो बढ़िए हम आगे। तो चलिए अब बात करते हैं आगे, रजिस्ट्री के लिए दंड यानी मिस्चिफ के पनिशमेंट की बात की जा रही है। तो दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, यानी 6 मंथ का कारावास प्लस फाइन हो गया। रजिस्ट्री करेगा तब द्वारा किसी सरकारी स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति सहित किसी संपत्ति की हानि क्षति करेगा, यानी जनरल पनिशमेंट तो बात कर रहा है 6 महीने का कारावास और जुर्माना, लेकिन जब ये सरकारी संपत्ति के संबंध में की जा रही है तो कितना हो जाएगा, 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक है, पनिशमेंट है, जल्दी से पढ़ते हुए चलते हैं। इसके बाद देखिए नया पॉइंट है 20,000 रुपए से अधिक, 20,000 रुपए से अधिक और 1 लाख रुपए तक की, 1 लाख रुपए तक की आंतरिक रकम की रजिस्ट्री की हानि करेगा तो क्या होगा, 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से पनिशमेंट मिलेगा। फिर बोल रहा है 1 लाख रुपए से अधिक रकम की रजिस्ट्री करेगा तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना मिलेगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति को मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध कारित करने के भय में डालकर ऐसी रजिस्ट्री करेगा तो कितना मिलेगा, 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से पनिशमेंट मिलेगा। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, जीव जंतु, मान लीजिए किसी की गाय है, सामने वाले व्यक्ति के पास गाय है ना, और उसकी गाय को वो उसकी गाय पे नजर लगाता है। क्या नजर लगा रहा है, अरे भाई इसकी गाय तो इतना दूध दे रही है, अब क्या है, इसके तो खूब घी भी बिक रहा है, इसके पास खूब धन धान्य की वृद्धि हो रही है, तो उसको हो गई जलन। तो अब वो क्या करता है, उसको क्या करता है, कोई जहर वाली दवाई ला के दे देता है। या मान लीजिए सामने वाले के पास कुत्ता है, कुत्ते को क्या करता है, वो देखता है कि भाई कुत्ता आता है बार बार इधर हमारे साइड में आके पॉटी कर देता है, उसको आ जाता है गुस्सा, तो जीव जंतु को नष्ट करने के आशय से उसको क्या करता है, विकलांग कर देता है। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा करेगा तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, क्षति, जल पलायन, अग्नि या विस्फोट के द्वारा तो रजिस्ट्री की जाती है, मिसचीफ किया जाता है वो। तो क्या बोल रहा है भाई, कोई कृषि के उद्देश्य से
या मानव, प्राणी, जीव जंतु, कोई खाने पीने की चीजें, सफाई वगैरह, किसी विनिर्माण को चलाने के लिए कोई जल मदाय वगैरह की अगर कोई कमी कारित होती है, या फिर क्या होता है लोक, सड़क, पुल वगैरह होती है, नाली वगैरह होती है, चाहे वो प्राकृतिक हो, कृत्रिम हो, उसके संबंध में कोई क्या करता है संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए क्या करता है, कोई रोक टोक वगैरह करता है। या फिर क्या होता है कोई लोक जल निकास है, मान लीजिए कोई नाली बह रही है, उसमें अवरोध कारित कर देता है जिससे कि उसका सारा पानी सड़क पर आ जाता है। इस तरीके का कार्य करके अगर रिष्टि कारित करता है तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से पनिशमेंट मिलेगा। अब इसके बाद देखो आगे क्या बोल रहा है, रेल, वायुयान या जहाज या अन्य चीज जो नौ चालकों के लिए मार्गदर्शक के लिए रखी गई है, मार्गदर्शक के लिए रखी गई है, ऐसा कार्य करने के द्वारा जिससे चिन्ह, सिग्नल या जैसे कि मान लीजिए आप देखते होंगे जहाज वगैरह चलते हैं तो जगह जगह लाइटें जलती हुई रहती है, या कोई ऐसे निशान से बने रहते हैं, इधर जाओ, आगे पहाड़ है ऐसे, तो कोई क्या करता है उस चिन्ह को नष्ट कर देता है कि भाई जिससे वो जहाज टकरा जाए, रास्ता भूल जाए, तो फिर क्या होगा 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया। किसी भूमि चिन्ह को नष्ट करने हटाने के लिए आपने देखा होगा कई बार ये ऐसे निशान बने हुए रहते हैं, ये रोड का रास्ता है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे यू टर्न है, यहाँ पे ऐसे टर्न है, यहाँ पे सीधा जाना है, यहाँ पे नीचे जाना है, ऐसे करके ऐसे साइन बने हुए रहते हैं कि जिससे कि लोग क्या हो सही तरीके से किसी रास्ते पर पहुंच जाए, भूमि चिन्ह वगैरह बने हुए रहते हैं। तो कोई क्या करता है अगर उन चिन्हों को हटा देता है तो वो रिष्टि कारित करता है और 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर कह रहे हैं कृषि उपज सहित किसी संपत्ति का नुकसान, कृषि यानी कि फसल वसल को नष्ट कर रहा है, ये जानते हुए कि ऐसा नुकसान अग्नि या विस्फोटक के द्वारा करता है तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ऐसे निर्माण को जो मामूली तौर पर उपासना के स्थान यानी पूजा के लिए यूज किया जाता है, मानव विकास या अभिरक्षा वगैरह के लिए यूज किया जाता है, नाश कारित करता है उस जगह का, तो क्या होगा 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से उसको पनिश किया जाएगा। देखिए हमने एक एक पॉइंट क्लियर किए हैं, अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। इतना कोई नहीं पढ़ाता है, मैं पूरे एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रही हूँ। लोग क्या करते हैं रिष्टि को परिभाषित कर देते हैं, उसका हल्का सा पनिशमेंट बता देते हैं, लास्ट पॉइंट तो कोई नहीं पहुँचता। अगर आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है, रेल, वायुयान तल्लायुक्त या 20 टन वाले जलयान को नष्ट करने या सापत बनाने के आशय से कोई रिष्टि करता है तो क्या होगा, अगर रेलवे के संबंध में करेगा तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने के द्वारा होगा, और ऐसी रिष्टि अग्नि या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा करेगा तो आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट या दोनों में से किसी अवधि का कारावास जो कि 10 वर्ष तक का हो सकेगा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कि 10 वर्ष का कारावास कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा एलआई तक उसको पनिश किया जा सकता है। कोई रेल, वायुयान हो गया, जैसे कि होता है ना एरोप्लेन वगैरह चलते हैं, तल्लायुक्त हो गए, ये इन सब चीज़ों में कोई विस्फोट वगैरह कारित करेगा उसके लिए बोल रहा है। फिर बोल रहा है चोरी करने के आशय से जलयान को साश या भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड। कौन सा सेक्शन है, आईपीसी का है 328 और बीएनएस का है 328 और आईपीसी का है 439। कोई क्या करता है कि चोरी करने के इंटेंशन के साथ क्या करता है जलयान वगैरह को पानी के अंदर डुबो देता है, ठीक है, या किसी दूसरे किनारे पर जाना था उत्तर में और ले गए दक्षिण में, तो क्या करता है दूसरी जगह जाके उस किनारे पर अटका देता है। तो फिर क्या किया जाएगा कि उसने चोरी करने के इरादे से किया तो उसको 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो चोरी करना, आपने कौन सी अभी गवर्नर मूवी चल रही है वेब सीरीज एक, उसमें इस पे अमेजोन प्राइम पे, उसमें क्या होता है जैसे कि जो गोल्ड होता है ना वो बाहर विदेश में भेज देते हैं, तो ये मान लीजिए वो वायुयान से भेजने की जगह जलयान से अगर भेज दिया जाता और कोई उसको चोरी करने के आशय से पानी के अंदर डुबो देता कि एक बार तो उसको 5-6 महीने के अंदर पानी में डुबो दो फिर देखी जाएगी बाद में निकले, लेकिन क्या किया उन्होंने चोरी करने के आशय से किया तो क्या होगा 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित। अब आ जाओ आगे क्या बोल रहा है, आपराधिक अत्याचार के विषय में। आपराधिक अत्याचार क्या होता है, क्रिमिनल ट्रेसपास की बात कर रहे हैं। कैसे होता है देखो, सबसे पहले सेक्शन नंबर है 329, क्या बोल रहा है, वही सेक्शन है जो 441 है किसका, आईपीसी का, आपराधिक अत्याचार और गृह अत्याचार। तो जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में या किसी संपत्ति पे प्रवेश करता है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी है किसी के पास में उसमें प्रवेश करता है, प्रवेश या तो प्रवेश उसको करने की परमिशन हो यानी विधि सम्मत तरीके से प्रवेश करे लेकिन विधि विरुद्ध तरीके से वहां पर बना रहे, या फिर उस संपत्ति पर बने रहने का क्या अपराध करता है, क्यों करता है कि भाई जिससे कि मैं वहां पे रह के अपराध कारित कर सकूं, या फिर क्या करता है कब ऐसा इसलिए करता है प्रवेश वगैरह कि जिससे जो संपत्ति जिसकी है ना उसको क्या हो अपमानित किया जाए, शुद्ध किया जाए। उदाहरण के लिए देखिए
ए नाम का व्यक्ति है बी नाम की प्रॉपर्टी में प्रवेश करता है। मान लीजिए किसी खेत में प्रवेश कर रहा है। खेत में प्रवेश किस आशय से कर रहा है कि भाई प्रवेश कर रहा है कि भाई इससे इसको नुकसान कारित हो। उसका इंटेंशन क्या है, अपराध कारित करने का, ठीक है। और क्या कर रहा है, कोई उससे जैसे कि उसके खेत पे बना रहेगा तो उससे क्या होगा, सामने वाले को हानि होगी, क्षति कारित होगी, अपमानित किया जाएगा, इस इंटेंशन के साथ करता है। तो उसने क्या किया है, अपराध कारित किया है, आपराधिक अत्याचार का। अब देखिए क्या बोल रहा है, गृह अत्याचार में कैसे बदल जाता है, यानी आपराधिक अत्याचार गृह अत्याचार कैसे बनता है। तो देखो, जो कोई किसी निर्माण यानी कि कोई जो जगह बन रही हो, आप देखते हैं ना बिल्डिंग्स वगैरह बनती रहती है, उसकी बात कर रहा है। तंबू जलियान यानी कोई टेंट वगैरह बन गया, टेंट हाउस वगैरह होते हैं ना उसमें, या कोई जलियान वगैरह होता है, या मानव निवास के रूप में रहने के लिए यूज आने वाली कोई प्रॉपर्टी हो गई, कोई पूजा का स्थान हो गया, उसमें प्रवेश करता है और प्रवेश करके उसके अंदर बना रहता है, तो वह आपराधिक अत्याचार करता है। कौन सा वाला, गृह अत्याचार वाला। कौन सा अत्याचार करता है, गृह अत्याचार करता है कहा जाता है। अब हो रहा है आपराधिक अत्याचार करने के लिए कितना पनिशमेंट मिलेगा, 3 मास तक का कारावास, जो कि 5,000 रुपए के जुर्माने के साथ में होगा। अब ये बोल रहा है गृह अत्याचार का कितना पनिशमेंट होगा, तो 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आपराधिक अत्याचार में कम पनिशमेंट है, जबकि गृह अत्याचार में ज्यादा पनिशमेंट। अब आ जाइए आगे, बिना किसी देरी के जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्या, संपत्ति से संबंधित अपराध। अब देखो क्या बोल रहा है, गृह अत्याचार और गृह भेदन। भाई गृह अत्याचार होता है वो गृह भेदन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पता चलेगा। जो कोई पूर्वधानी बरतने के पश्चात, मतलब सब परिस्थितियों को देखते हुए गृह अत्याचार करता है, किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उसे निर्माण, तंबू या जलियान जो अत्याचार का विषय है, अत्याचारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है, वह प्रचंड गृह अत्याचार करता है। यानी कि छिपके, आपने रावण वाली बात सुनी होगी, रावण ने सीता जी का हरण किया था, तो उसने वहां पे क्या किया था, प्रचंड गृह अत्याचार किया था। वो छिपके क्या कर रहा था, सारी एक्टिविटी देख रहा था सीता जी क्या कर रही थी। जैसे उसको मौका मिला तो वो क्या करा, कोशिश करा कि भाई अंदर जाने की, लेकिन लक्ष्मण जी ने बना रखी थी रेखा, तो वो पार नहीं कर सकती, लेकिन उसने उसको क्या, बाहर बुलाया। ये वाली बात देखिए, तो प्रचंड गृह अत्याचार करता है तो कोई सारी सिचुएशंस को देखने के बाद अगर गृह अत्याचार करता है। गृह अत्याचार कौन सा, जो अभी हम पढ़ के आए थे, निर्माण, तंबू, जलियान वगैरह, इनकी बात कर रहा था। उसमें क्या होता है, किसी जगह पे छुप जाता है, ठीक है, और उसको अत्याचारी को अपवर्जित करने के इंटेंशन के साथ बाहर कर देने का अधिकार है। यानी सीता जी को राइट था कि भाई वो अगर उसमें प्रवेश करेगा रावण, तो वो उसको बाहर निकाल सकती है, तो अत्याचारी को अधिकार था, ठीक है, बाहर कर देने का अधिकार है, तो वो प्रचंड गृह अत्याचार करता है कहा जाता है। अब वो गृह भेदन कैसे होता है, तो देखो, जो कोई 6 तरीके होते हैं गृह भेदन करने के। कितने तरीके होते हैं, 6 तरीके। कैसे किया जाता है, जो स्वयं दुष्प्रेरक ने बनाया। मान लीजिए ये घर है, इस घर में घुसने के लिए एक दरवाजा है, लेकिन क्या करता है दुष्प्रेरक जो है वो एक नया ही दरवाजा इधर से जनरेट कर लेता है, बना लेता है, तो वो क्या होगा, उसने गृह भेदन किया है। निर्माण या सिद्धि के द्वारा, मान लीजिए ये इसके फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ता है, तो यहाँ से साइड में से सीट निकाल लेता है और इसके ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद क्या बोल रहा है, ऐसे साधन के द्वारा जिसने उसने खुद को बनाया। मान लीजिए कोई खिड़की तोड़ देता है, कोई गेट वगैरह तोड़ देता है, के लिए बोल रहा है। इसके बाद ताला तोड़ के, मान लीजिए चाबी तो है नहीं उसके पास में, लेकिन वो क्या करता है, कोई बम बम डाल के ताले को तोड़ देता है, वो तरीका हो गया। या फिर क्या करता है, आपराधिक बल या हमले के द्वारा, यानी आपराधिक बल करूंगा, हमला करूंगा, ऐसा करके वो उसमें प्रवेश करता है घर वगैरह के अंदर, तो उसने क्या किया, गृह भेदन किया। या बंद रास्ते को खोलकर अपने द्वारा दुष्प्रेरक के द्वारा प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये 6 तरीके होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, गृह अत्याचार गृह भेदन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आ जाइए आगे, गृह अत्याचार और गृह भेदन के लिए दंड 331। लास्ट के कुछ सेक्शंस बचे हैं, पेशेंस बना के रखिए, आज की तारीख में इसको कंप्लीट करके चलेंगे। गृह अत्याचार और गृह भेदन के लिए प्रच्छन्न गृह अत्याचार और गृह भेदन करेगा तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। सूर्योदय के बाद, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद अगर गृह अत्याचार गृह भेदन करेगा तो 3 मास का कारावास और जुर्माना। कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए ऐसा कर रहा है प्रच्छन्न गृह अत्याचार, तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और उसका इंटेंशन चोरी करने का होगा तो बढ़ जाएगा, 10 वर्ष तक का हो जाएगा। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रच्छन्न गृह अत्याचार करता है या गृह भेदन करता है तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा, और चोरी के इंटेंशन के साथ करता है तो 14 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो जाएगा। अब आ जाइए आगे, फटाफट से कंप्लीट करते हैं इसको। उपहति हमला, उपहति हमला कहाँ गया, ये रहा। उपहति हमला या सैदोष अवरोध की तैयारी करके, यानी कि यहाँ पे किसको पनिश किया जा रहा है, तैयारी को। उपहति यानी हर्ट कारित करने, असॉल्ट करने, सैदोष अवरोध वगैरह तैयारी करने के बाद कोई प्रच्छन्न गृह अत्याचार गृह भेदन करेगा
10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना मिलेगा। यानी कि गृह भेदन या प्रच्छन्न गृह अत्याचार इसलिए किया जा रहा है, इस तैयारी के साथ कर रहा है कि भाई किसी की हर्ट कारित कर सकता है, किसी के ऊपर हमला कर सकता है, किसी को सदोष अवरोध कर सकता है, और फिर तैयारी करता है तो 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। जो व्यक्ति उपहति हमला या सदोष अवरोध या सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले गृह भेदन, रात्रों प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रों गृह भेदन करेगा तो 14 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब रात्रों गृह भेदन, रात्रों गृह अत्याचार क्या होता है भाई? जो गृह अत्याचार है, गृह भेदन है, अगर रात को कर रहा है तो उसको रात्रों गृह भेदन, गृह अत्याचार ही तो कहेंगे, वो वाली बात। अब देखो क्या बोल रहा है, प्रच्छन्न गृह अत्याचार, गृह भेदन करते समय किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा या ऐसा प्रयत्न करेगा तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना मिलेगा। और रात्रों प्रच्छन्न गृह अत्याचार और गृह भेदन सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले करते समय तो अच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु और उपहति कारित करेगा तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कारावास मिलेगा, और कम से कम कितना होगा? 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। लास्ट के 3 सेक्शन बचे हैं, 32, 33 और 34। 32 देखो क्या बोल रहा है, अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। कौन कौन से अपराध की बात कर रहा है? नया पॉइंट है देखना। अगर मृत्यु से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अत्याचार करेगा तो आजीवन कारावास यानी LI, और कम से कम कितना मिलेगा? 10 ईयर और फाइन। ठीक है, अगर आजीवन कारावास से संबंधित अपराध करने के लिए ऐसा करेगा गृह अत्याचार तो कम से कम 10 वर्ष तक का कारावास मिलेगा। कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए करेगा तो कम से कम कितना होगा? मतलब अधिकतम 2 वर्ष का, अधिकतम 10 वर्ष का LI और 10 वर्ष तक का ये कारावास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, एक बार देख लेना, नया प्रोविजन। अब इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, BNS का सेक्शन 333। उपहति या हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के बाद गृह अत्याचार करता है तो 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी, यानी 7 वर्ष तक का कारावास मिलेगा। और जो लास्ट पॉइंट है अपना 334, क्या बोल रहा है? ऐसे पात्र जिसमें संपत्ति है बेईमानी से तोड़कर खोलना। कई बार इसमें और चोरी में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, संपत्ति का लास्ट सेक्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 334 क्या बोल रहा है? बंद पात्र को जिसमें संपत्ति हो, संपत्ति होने का विश्वास हो, बेईमानी से दृष्टि करने के आशय से तोड़कर खोलेगा तो 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है? अपने पास नष्ट किए जाने पर उसको खोलने का प्राधिकार न रखते हुए बेईमानी या दृष्टि करने के आशय से ऐसा करेगा तो 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, यानी 3 वर्ष तक की। क्या मतलब निकला? ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है उसको बेईमानी के इंटेंशन के साथ खोलना। क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई संदूक रखा है और आपको उसको संदूक को देख के लालच आ रहा है, यार पता नहीं इसमें कोई धन वगैरह रखे होंगे, कोई गोल्ड वगैरह रखा होगा, जेवर वगैरह रखे होंगे, मैं तोड़कर खोल लेता हूँ, लेकिन वो आपका नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? आपने क्या किया है? ये वाला अपराध किया है 334 वाला, इसमें चोरी में काउंट नहीं करेंगे। आपको उसमें विश्वास है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मान लीजिए उसमें तो सांप निकल गए, ठीक है, तो वो वाली बात नहीं मानी जाएगी। फिर बोल रहा है कोई नेस्ट करके गया, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति जाता है बी नाम के व्यक्ति के पास, वो बोलता है 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तू मेरा जो बॉक्स है ना बहुत कीमती बॉक्स है, तू अपने पास रख ले। ठीक है, वो तो कीमती बॉक्स बोल के जाता है, लेकिन उसका तो क्या लालच आ जाता है, वो क्या करता है? उस बॉक्स को खोलता है और फिर उसने कौन सा अपराध कर लिया? 334 वाला। ठीक है, अब चाहे से उसमें धन निकले नहीं निकले, कुछ कागज रद्दी निकले, सोना निकले, चांदी निकले, कुछ भी निकले, लेकिन उसने तो अपराध कर दिया। कौन सा? ऐसा पात्र जिसमें संपत्ति है बेईमानी से खोलने का। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे हैं तो आप इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जल्दी से जल्दी अपना BNS का रिवीजन कंप्लीट करो। हमने संपत्ति से संबंधित अपराध आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं, बस अब 4 सेक्शन बचे हैं जो हम अपनी अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो ये वाले सेक्शंस हैं ये थोड़े से ट्रिकी हैं, अगर उनको भी इसमें मिक्स करूँगी तो फिर वही वाली बात खिचड़ी बन जाएगी। तो थोड़ा सा 10-15 मिनट का एक लेक्चर और ले आएंगे और 4 सेक्शंस आके हम उस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो अभी ऑफर चल रहा है, जो मेरे 500 के नोट्स थे वो भी आपको 199 में मिल जाएंगे। कहाँ जाना है? डी लॉ लर्निंग ऐप पे जाना है और वहाँ से नोट्स परचेज करना। कौन से नोट्स हैं मैम? जो मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ, ये वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर? 199 रुपीज़ में पूरे APO के नोट्स हैं प्री से रिलेटेड, जो आपको मिलेंगे डी लॉ लर्निंग ऐप पर। आज ही डाउनलोड कीजिए और नोट्स निकालिए और फटाफट से अपना वीडियो के साथ क्विक रिविजन कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।